नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। एग्जिट पोल आने का क्रम शुरू हुआ 29 तारीख को शाम 6:30 बजे से। शाम 6:30 बजे के बाद एग्जिट पोल्स की बाढ़ आ गई। एक के बाद एक दर्जन भर एग्जिट पोल्स आ गिरे मैदान में और 90% एग्जिट पोल्स दिल्ली की स्क्रिप्ट पर आधारित थे। उनको कोई लेना देना नहीं है था कि जमीन पर ग्राउंड पर क्या हुआ है, मतदाता क्या चाहते हैं। जो 10% उससे उलट थे, मैं उनकी भी ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़ा करता हूं। ये जरूरी नहीं कि उन 10% में या 2 में 3 में जिसमें उल्टा भाजपा को हारा हुआ दिखाया गया वो बिल्कुल सही रहे होंगे। हो सकता है वो किसी और पक्ष को संतुष्ट करते या किसी खास वर्ग को संतुष्ट करते, लेकिन पूरे के पूरे इस एग्जिट पोल की प्रक्रिया पर ही हम लगातार सवाल खड़े करते हैं और आज उन सवालों की वैलिडिटी पर मुहर मोदी का ही एक खास आदमी लगा रहा है। मोदी की बड़ी प्रिय एजेंसी है, बहुत खास एजेंसी। इस वक्त देश में ओपिनियन पोल से लेकर एग्जिट पोल तक करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है एक्सिस माई इंडिया। सबसे बड़ी एजेंसी। चुनाव नहीं हो रहे होते हैं तब भी हर 2 महीने 3 महीने पे मोदी की लोकप्रियता विश्व में ब्रह्मांड में सर्वाधिक बता करके एक्सिस माई इंडिया अपना काम करती रहती है। एक्सिस माई इंडिया के प्रमुख जो हैं उनका नाम है प्रदीप गुप्ता। गुप्ता जी ने अपने और भाजपा के संबंधों को छिपाया भी नहीं और छिपाने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। एक बार ट्वीट आया था, आपको याद होगा, प्रदीप गुप्ता ने गुस्से में एक ट्वीट कर दिया था। कुछ पेमेंट का मसला था, पेमेंट बकाया था दिल्ली की सरकार पर, मोदी जी वाली, इस पर पेमेंट बकाया था, कुछ हैवी हैंडसम अमाउंट था। 10 मिनट के अंदर खलबली मच गई थी और प्रदीप गुप्ता ने ट्वीट डिलीट कर दिया था, तन से डिलीट किया। और बाद में खबर आई, उस खबर की पुष्टि नहीं कर सकते, खबर आई कि फोन करके कहा गया भाई कितना चाहिए, सूद ब्याज ले ले, डिलीट कर जल्दी से। इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि क्या कहा गया फोन पर या क्यों डिलीट किया। 2024 के चुनाव में अप्रैल महीने में एक ट्वीट किया प्रदीप गुप्ता ने कि 13 राज्यों में जहां 2019 में बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी, उन 13 राज्यों में बीजेपी लूज कर रही, बड़ा नुकसान हो रहा है। 15 से 20 मिनट में प्रदीप गुप्ता ने ट्वीट डिलीट कर दिया था और बड़ा हंगामा मचा था। प्रदीप गुप्ता की अपनी जुबानी स्वीकारोक्ति में बताऊं, उनका कहना है कि उनका सर्वे का काम और उनके व्यावसायिक हित, वो दोनों के बीच एक दीवार रखते हैं। उनको कभी मिक्स नहीं होने देते। अच्छे आदमी हैं तो मिक्स नहीं होने देते। दीवार के एक तरफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सर्वे कराते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, इस पे सबको यकीन ही होगा। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सर्वे करवाते हैं एक तरफ, दीवार की दूसरी तरफ उनके व्यावसायिक हित भाजपा के साथ। यहां तक कि उन्होंने 2019 हरियाणा चुनाव वगैरह में तो एक्सेप्ट भी किया था कि वो भाजपा के लिए काम कर रहे थे, मोदी के लिए काम कर रहे थे। तो मोदी के साथ अब उनका रिश्ता अब इसके बाद स्टेब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत मैंने बताया। मैदान छोड़कर, एग्जिट पोल का मैदान छोड़कर बंगाल में, बाकी जगह सब जगह किया गुप्ता जी ने, लेकिन बंगाल में जब एक से एक, मतलब कोई भी निरहू घुरहू कतवारू सब एग्जिट पोल लेके आ रहे थे, तो प्रदीप गुप्ता एग्जिट पोल के मैदान से भाग गए। टीवी पर बंगाल का आंकड़ा दिखाया ही नहीं, टीवी पर आंकड़े गायब, बंगाल पर गायब। कहा गया कि एक दिन बाद दिखाएंगे और सटीक, और उस पर होमवर्क करेंगे और सटीक लेकर के आएंगे। एक दिन और बीता, तभी हम भी इतना लेट कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, हालांकि कल शाम में ये क्लियर हो गया था। एक दिन और बीता, फिर प्रदीप गुप्ता आए और एनडीटीवी अडानी वाले जो चैनल है उसके हवाले से खबर आई कि प्रदीप गुप्ता अब नहीं दिखाएंगे एग्जिट पोल, नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बंगाल में लोगों ने कुछ बताए नहीं है।
मत डालने के बाद बताया ही नहीं बंगाल में। अब बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल भाव को जोड़ लीजिए तब हम करें, ले आइए स्क्रीन पर। बड़ा सवाल ये है, स्वागत है भाऊ, कि जब प्रदीप गुप्ता को नहीं बताया तो बाकी सबको बुला बुला के क्या कान में बताया? इसी से मैं इसमें प्रदीप गुप्ता सही, सी वोटर, डी वोटर, जनमत, जनता की बात, मत की बात, इस सब की किसी की बात नहीं कर रहा। इसीलिए हम कहते हैं ये सारे फ्रॉड है, सब फर्जी है, सारे फ्रॉड। जब प्रदीप गुप्ता को नहीं बताया, उन्होंने कहा कि बंगाल में बहुत डर का माहौल है, लोग मुंह ही नहीं खोल रहे किसको वोट दिया। तो अगर एक्सिस माई इंडिया और प्रदीप गुप्ता को बंगाल के लोगों ने नहीं बताया कि किसको वोट दिया है, तो जो बाकी 1.5 दर्जन आए हैं, ये प्रदीप गुप्ता ने साबित कर दिया, मोदी के सबसे खास आदमी जो ये गैंग है, जो है नेक्सस है, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल वाला, इस पूरे के सच्चाई को बता दिया प्रदीप गुप्ता ने। मैं नहीं कह रहा हूं, इससे हम क्या माने प्रदीप गुप्ता के बयान से? प्रदीप गुप्ता अगर सच है तो सारे एग्जिट पोल फ्रॉड हैं, सारे एग्जिट पोल फिर फ्रॉड हैं। अगर बंगाल की भाषा में बंगाली आदमी कोई किया होगा तो भले उसको मान लिया जाए कि आज लोग बंगाली था तो उसका अपना उसको कुछ मिल गया होगा डेटा, लेकिन प्रदीप गुप्ता ने बता दिया कि सारे फ्रॉड है, कंप्लीट फ्रॉड। प्रदीप गुप्ता ने सीधा नहीं कहा, इनडायरेक्टली। इसको ये ना कहेंगे प्रदीप गुप्ता ने ये नहीं कहा है, भाई प्रदीप गुप्ता के मायने क्या है विभाग समझते हैं। दूसरी बात, ये एग्जिट पोल्स की कड़ी में सबसे आखिरी एग्जिट पोल जो आया है, जिसने बहुत वक्त लिया, 48 घंटे बाद करीब करीब एग्जिट पोल के आंकड़े उसके आए हैं, उस एग्जिट पोल के आंकड़े में भाजपा को 50 सीट मिल रही है और टीएमसी को 220 प्लस। तो मैं जरा जो है गाड़ी प्रदीप गुप्ता शुरू करता हूं, महत्वपूर्ण मेरे लिए 50 और 220 नहीं है, उस सब चार को पता चल जाए। लाइए हेडलाइन, लाइए हेडलाइन, लाइए। ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की खबर, एक्सिस माई इंडिया वोंट रिलीज एग्जिट पोल रिजल्ट्स फॉर वेस्ट बंगाल इलेक्शंस, सेज प्रदीप गुप्ता। प्रदीप गुप्ता ने कहा कि एक्सिस माई इंडिया बंगाल के लिए एग्जिट पोल नहीं रिलीज करेगी। आगे चलिए, हिंदी में आ जाइए। बंगाल चुनाव एग्जिट पोल्स में बड़ा ट्विस्ट, एक्सिस माई इंडिया ने खड़े किए हाथ, कहा जारी नहीं करेंगे डेटा। आगे चलिए, डर का माहौल है, एक्सिस माई इंडिया ने आखिर क्यों रोक दिया बंगाल चुनाव का एग्जिट पोल? अब थोड़ा सा इसके भीतर चलिए, थोड़ा सा बस लाइए लाइए। बुधवार 29 अप्रैल को कई पोल एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी कर दिए थे, लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने पश्चिम बंगाल के लिए ऐसा नहीं किया। एजेंसी ने बुधवार को कहा था कि पश्चिम बंगाल में उनके सैंपल साइज बहुत छोटे हैं, इसलिए इसके आंकड़े गुरुवार 30 अप्रैल की शाम जारी किए जाएंगे। 30 अप्रैल भी खत्म हो गया, आज तो 1 तारीख में है। लेकिन अब कंपनी के प्रबंध निदेशक प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि उनकी कंपनी यानी एक्सिस माई इंडिया पश्चिम बंगाल पर एग्जिट पोल के आंकड़े जारी नहीं करेगी, क्योंकि उसे पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधि सैंपल नहीं मिल पाए। ये क्लियर हो गया। अगला लाइए, उसमें बहुत साफ हो जाएगा कि बाकी पोल फर्जी हैं या सच्चे हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए प्रदीप गुप्ता ने बताया कि बंगाल का एग्जिट पोल जारी नहीं करने की मुख्य वजह सर्वे के प्रतिभागियों का उत्तर नहीं देना है। उन्होंने बताया कि सर्वे में करीब 60% लोगों ने यह नहीं बताया कि उन्होंने किसे वोट दिया है, लिहाजा ये निर्णय लिया गया कि कंपनी एग्जिट पोल के आंकड़े जारी नहीं करेगी। गुप्ता ने कहा कि देखिए, एक्सिस माई इंडिया का तरीका लोगों से आमने सामने बात करना है, और जब हमने पहले चरण के बाद बात करने की कोशिश की तो करीब 60 से 70% लोगों ने अपनी जुबान पर ताले लगा लिए थे, वे हाँ या नहीं कहने के लिए भी तैयार नहीं थे। उन्होंने इसे भय का माहौल से भी जोड़ा है। चलिए, हो गया कि अभी बचा है भीतर, हो गया भाऊ। 2 सवाल एक साथ, प्रदीप गुप्ता ने क्या इस देश में जो ये वाले आए, इसके पहले की हम बात ही नहीं करेंगे अभी, हालांकि अभी से ही अतीत भी जुड़ जाता है, पूरे एक्सिस पोल के फ्रॉडलेंट को, फर्जीवाड़े को क्या एक्सपोज कर दिया है? क्योंकि अगर उनको डेटा नहीं मिला तो बाकियों को डेटा कैसे मिला? क्या प्रदीप गुप्ता से बंगाल के लोग डरे थे कि तुमको नहीं बताएंगे, हम बाकी सी वोटर, डी वोटर, फलाना धमकाना, जन की बात, मन की बात उनको बता देंगे? पहला सवाल यह है कि
कंप्लीट सिस्टम पहली बार यह है कि खुद किसी ने जाने अनजाने उसने एक्सपोज कर दिया है कि वी ऑल आर फ्रॉड्स, पहली बात। दूसरी हाँ, चीज ये, दूसरी बात कि प्रदीप गुप्ता क्या इस डर से इस पोल को अपना नहीं लाए हैं, क्योंकि जो उनको दिखाना था, प्रदीप गुप्ता 2 बार भाजपा से नाराजगी जता जता करके डिलीट कर चुके हैं, मैंने इसीलिए इतिहास बताया। क्या उनको जो बताना था, जो डेटा आए थे, वो डेटा टीवी पर लाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि टीवी पर डेटा ले आएंगे तो हो सकता है दिक्कत हो जाए। दोनों बातें हैं। वो दोनों बातों का जवाब देता हूं। सबसे पहले कि ये सारे सर्वे एजेंसी के पास फीडबैक तो आता है, ओरिजिनल फीडबैक आता है, लेकिन एक फीडबैक आता है और वो फीडबैक देते हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं। यदि मेरे पास ये फीडबैक आया कि 205 का या 211 का या 220 का आंकड़ा टीएमसी का आ रहा है, और मुझे आकाओं को बताना है कि आप जीते हैं, तो हम आकाओं को बोलते हैं कि आपका आंकड़ा नहीं आया, तो आका बोलते हैं कि हमने डिजाइन कर लिए है चुनाव गिनती में, और अभी 4 दिन बचे, स्ट्रांग रूम में हम खेल कर देंगे, आप हमारे खेल के अनुरूप आंकड़े बताइए। मतदान छोड़ दीजिए, जनादेश छोड़ दीजिए, अब जनादेश आएगा वो आंकड़ा ये बताइए आप, तो वो बता देते हैं। तो आंकड़ा फर्जी होता है 90%, इसलिए औंधे मुंह गिरते हैं, सर्वे औंधे मुंह गिरते हैं, ये तुम्हारे चुनाव औंधे मुंह गिरते हैं। हमने कई, खासकर सी वोटर का पैटर्न यदि आपने देखा तो पहले सर्वे में बिल्कुल विपक्ष जो हावी होता है, उसके बाद के सर्वे में कांटे की टक्कर होती है, फिर हाँ, धीरे धीरे सत्ता पक्ष हावी होता है। एकदम ये पैटर्न के तहत है, ये पैटर्न के तहत है, ताकि अपनी क्रेडिबिलिटी बनी रहे और सत्ता पक्ष भी खुश हो जाए। ठीक है। अब एक्सिस का प्रॉब्लम क्या है? एक्सिस के पास जो आंकड़े आए, हो सकता है वो टीएमसी का सर्वे जैसा आया वैसे आए हो, 226 वाले। अब 226 टीएमसी के आए, वो 226 बीजेपी के बताना, ये उसके लिए बहुत असोचनीय और अकल्पनीय हुआ होगा। उन्होंने जो कहा कि डर, अब पहली बात, वहां डर किसका? ममता का डर। ममता के तो लोगों को घुसने नहीं दिया, ममता के लोगों को मारा, बेचारा एक मतदाता मर गया लट खा के। ठीक है। डीजीपी आपका, चीफ सेक्रेटरी आपका, सीएस, कौन वहां पे, सारा प्रशासन आपका, 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स, खुलेआम पैसा बांटो बीजेपी वाले, उनको डर नहीं, सारा नंगा नाच करो, कोई डर नहीं, लोकतंत्र को खत्म कर दो, कोई डर नहीं, निडर होके वहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, वहां डर किस बात का? लोग किससे डरे हुए हैं? ममता का तो डर हो नहीं सकता, क्योंकि ममता को तो इन्होंने कन्फाइन कर दिया, और खुद उन्होंने कहा कि गुंडे पहले चरण में बाहर नहीं निकले थे, ऐसे ही अंदर रहो। जब गुंडे ही बाहर निकले तो नहीं, तो डर किस बात का? डर मतदाताओं का नहीं था। कैमरा देख के मतदाता डर जाते हैं, फिर बाकियों के सामने डरे नहीं, तेरे ही सामने डरे। डर गुप्ता गया कि जो नतीजे आए एकदम उलटफेर कैसा करूं। डर गुप्ता को था, जनता को नहीं। बंगाल का उम्मीदवार तो आपने देखा, जब यूट्यूबर्स के सामने बोलता है खुल के कि नहीं ममता आएगी, ममता दीदी आएगी और हम नहीं करने, नहीं, जब खुल के बोल रहा है वो, तो यूट्यूबर के सामने खुल के बोल रहा है, इसी के सामने डर रहा है। डर गुप्ता को है। नमक का आटा गूंथने में गुप्ता डर गए। ये गुप्ता उनसे डर गए। कई बार होता ना, आप आदमी किसी के पास काम करने जाता है, वो बोलता है साहब मुझे एडवांस चाहिए था 20,000 रुपए। वो बोलता है कितने का काम करेगा तू? 50 का। चल 55 रख, 5 एक्स्ट्रा। तो आदमी 55 लेने में डरता है, अरे बाप रे, नहीं नहीं रहे दो पापा, काम ही नहीं करना इस आदमी का, इसको 20 मांगे, 55 पूरे के पूरे पैसा पहले दे रहा है, इसका मतलब जरा भी कोताही किए तो टुकड़े कर देगा।
कोई ताकतवर आदमी जो अच्छे पोजीशन में बैठा वही तो बोलेगा। 50,000 का काम के लिए 20 के एडवांस मांग रहा है, पूरे 50 ले और 5 एक्स्ट्रा ले, वापस कर दियो बाद में। इसका मतलब इसके यहां कुछ कोताही नहीं चल सकती। तो इस बात से डरा है कि मेरे पास जो आंकड़े हैं वो तो गलत है एकदम, मतलब अलग है, और ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं। भैया बहुत गड़बड़ मामला है। इतना मतलब ये लोग पूर्ण रूप से, जहां ममता 126 226 पे है, यहाँ ये खुद 126 पे आना चाहते हैं। मतलब क्या गड़बड़ करने वाले लोग हैं ये। अब मैं कैसा इनके साथ रहूं, ये डर गया होगा। डर गुप्ता को था, लोगों को नहीं। लोग तो खुल के बोल रहे हैं। लोग वहां लोग, अरे लाठीचार्ज खा के, लाठियां खा के लोग मर गए, लेकिन लोग भागे नहीं मतदान से। वो बंगाल की भूमि है, संघर्ष जानती है, और गुप्ता के कैमरे से डर जाएंगे। कितने इंटरव्यू दिखाए आपने, कितने वीडियो दिखाए आपने। लगातार हम जो शोज कर रहे हैं, किसके भरोसे कर रहे हैं। आपने कल कहा कि कुछ युवा पत्रकार हैं, हम उनका वीडियो यूज कर रहे हैं, बेचारों को ऑब्जेक्शन होगा तो हम निकाल देंगे, डिलीट कर देंगे, लेकिन उनको बाकायदा क्रेडिट दे के हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि वही लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। एक अदना सा पत्रकार जो छोटा कैमरा लेके जाता है, उसके सामने महिला बोलती है बनारस में कि हमको जबरदस्ती लाया गया, यहाँ बेहोश पड़े हैं, पानी की व्यवस्था नहीं, हमको झूठ बोल के लाया गया, दादागिरी से लाया गया। तो बंगाल है, वहां तो लोग बोलते हैं खुल के। किस बात का डर? बोले कैंप मतलब डर फैला रखा है। तो इन्होंने इस बात का, सपोज हम मान लेंगे गुप्ता की बात का डर लगा है, तो फिर इस डर के माहौल में चुनाव करवाए गए क्या? वहां पे सारा एडमिनिस्ट्रेशन तो चुनाव आयोग के पास था, सारा लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी इसके पास था, पैरामिलिट्री फोर्स के पास, और ऊपर से ये 11 और थोपे गए थे, अलग अलग राज्य के लाए हुए नामी। डर सुप्रीम किसका कोर्ट और न्यायपालिका हर उस गलत चीज को सही साबित करवाने में लगा हुआ था। कोई माँ बाप नहीं सुनने वाला। इस माहौल में यदि लोग डर रहे हैं, तो इसका मतलब डरावने माहौल में आपने चुनाव करवाया क्या? ये चुनाव काउंटरमैंड होना चाहिए तुरंत, क्योंकि डरा के चुनाव नहीं होते। डर के माहौल में मतदान नहीं हो सकता। मतदान का अधिकार खुले माहौल में होता है, डर के माहौल में नहीं। डर के माहौल में तो जबरिया मतदान करवाते हैं, चलका ने तो गोली मारूंगा टाइप्स। तो यदि गुप्ता की बात सही है, मतदाता डरा हुआ है, तो काउंटरमैंड होना चाहिए चुनाव, पूरा चुनाव कैंसिल होना चाहिए। और यदि गुप्ता खुद ही डरे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? गुप्ता जी का डर हम तो नहीं निकाल सकते, आप और मैं। और मुझे दूसरी बात ज्यादा अच्छी लगती है कि गुप्ता खुद डरे हैं, वो नतीजे आगे पीछे करने में। इसलिए एक्सेस का जाना ममता के एग्जिट पोल को बल देता है। एक्सेस का एग्जिट पोल से विड्रॉ होना, ये ममता के उस एग्जिट पोल को बल देता है और बाकी एग्जिट पोल को नंगा करता है। हाँ। अगर मैं तो और भी बड़ा क्लियर कर रहा हूं जी की दुकान ही है भाई, पोल करवाना गुप्ता की दुकान ही है। हाँ, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? और भी थोड़ा सा मैं और जो मैं गुप्ता जी के फेवर में चला जाता हूँ थोड़ा। सुदीप गुप्ता मोदी जी के करीबी हैं, तो मैं थोड़ा गुप्ता जी के करीबी हो जाऊं, हो सकता है मोदी जी के करीब पहुंच जाऊं, तो इसलिए मैं गुप्ता जी के ही तरफ से बात करता हूँ। गुप्ता जी ने कहा कि डर का माहौल बहुत था, बहुत ज्यादा डर का माहौल। मैं ये कहता हूं कि गुप्ता जी का इशारा है कि ममता बनर्जी का डर था। मैं ये मान लूं कि गुप्ता जी का इशारा था, ममता बनर्जी का डर था, यही तो मानना पड़ेगा। गुप्ता जी का इशारा था कि ममता के काडर का, जिसको अमित शाह और मोदी टीएमसी गूंज करके एक महीना घूमे, वही डर होगा। इनका इशारे का मतलब समझिए कि ममता के काडर का डर, टीएमसी का डर ऐसा था कि लोग बताए नहीं।
तो जो ममता के डर से लोग बताए नहीं, तो अगर बताते तो ममता जीती बताते। फिर जो 190 सीट 180 सीट जो भाजपा जीती, वो सैंपल कहां से आया? फिर मैं जाता हूं घूम फिर के वहीं पर, गुप्ता जी का बिल्कुल करीबी बन के। इसका मतलब जितने सैंपल, इसका मतलब है कि जितने सैंपल या जितने सर्वे बीजेपी को विजेता बता रहे हैं, वो सारे कंप्लीटली फर्जी हैं, एकदम बिल्कुल फर्जी हैं। अगर मैं गुप्ता जी की बात मानूं, फिर टीएमसी के जीत वाले सर्वे हो सकता है सच हो, क्योंकि अगर इतना खौफ है तो बोल दिया होगा भाई टीएमसी दिया, टीएमसी दिया, टीएमसी दिया, 250 जीत गए, 230 जीत गए। लेकिन अगर टीएमसी का डर है तो भाजपा कैसे जीत गई किसी के भी सर्वे में? इसका मतलब भाजपा के जीत वाले जितने सर्वे आपने देखे हैं, वो पब्लिक से रिपब्लिक तक, जन की बात से मन की बात तक, ऑल आर फ्रॉड्स, कंप्लीट फ्रॉड्स। मैंने वही तो, या देखिए, या ये हो सकता है या वो हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। हाँ, 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 हमारे मराठी में कहावत है, या तो बाप दिखा या श्राद्ध कर। हाँ, हाँ, बाप दाखवले तो श्राद्ध कर। यदि तेरे पिता जिंदा है तो उनको बंधन, और नहीं है तो श्राद्ध कर अच्छा बेटा बन के। हाँ, आप पिता को दिखा नहीं रहे हो, श्राद्ध करवा नहीं रहे हो, कुपुत साबित हो रहे हो। या तो वो सही है गुप्ता, या ये सही है। दोनों में से कोई एक तो सही हो सकता है, दोनों सही है, दोनों गलत नहीं हो सकते। हम्म। तो ये इसीलिए मैं कह रहा पहली बार हूं, सर्वे वालों के बीच से खबरें निकली है। हाँ, इन्होंने एक देखिए, ये दूसरे बड़े एक होते हैं, को निकाल अरे दिया। ये बड़े एक होते हैं, सब इकट्ठा बैठ के फिर तय करते हैं। हाँ, तू थोड़ा आगे कर, तू थोड़ा पीछे कर। अच्छा, तू 120 दे रहा है क्या ममता को? हाँ, तो मैं 115 देता हूं, आसपास रखो। देखिए, आंकड़े देखिए आप सारे, प्लस माइनस। और कुछ देखिए, महामहिम इतना बड़ा रेंज देते हैं कि दोनों के पास मेजोरिटी दिखाई देती है। अरे इतना बड़ा रेंज देते हैं कि उनके रेंज में बंगाल के साथ तमिलनाडु भी घुस जाए, इतना बड़ा बड़ा हाँ, रेंज दे देते हैं। बड़ा बड़ा रेंज वो देते हैं। 40 सीट, 110 से 153, मतलब 111 से 157। ममता 110 से 160 हाँ, मतलब सरकार बना सकती है। हाँ, बीजेपी 120 से 170, हाँ। तुम भी खुश हो जाओ, तुम भी सरकार बना सकते हो। चलिए, मैं इसीलिए कहा था जो लास्ट, क्योंकि जो सबसे देर में आया है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अब हकीकत में देखिए कौन क्या कर रहा है इस दौर में यकीन करना मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गए। सबसे अंतिम तक कुछ लोग होता है ना कि हम वाकई हम टाइम इसलिए हमको लग रहा है क्योंकि हम पोलिंग के बाद डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम सैंपलिंग को कलेक्ट कर रहे हैं, उसको फिर बिल्कुल एनालाइज बिल्कुल करके तब ला। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे आखिरी जो आया है, जरा वो दिखाइए, वो दिखाइए। ये प्रदीप गुप्ता वाले डर वाले पैरामीटर पर फिट नहीं होता, इसलिए हम दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी से हारेंगे शुभेंदु अधिकारी, इस एग्जिट पोल में बीजेपी को बंगाल में बस 50 सीट है। जरा चलिए अंदर कौन एग्जिट पोल है दिखा देते हैं। यह है पोल आईक्यू के एग्जिट पोल के अनुसार तृणमूल कांग्रेस को 200 से 220 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 50 से 82 सीटें आने का अनुमान है। राज्य में लेफ्ट दल 0 से 3 और कांग्रेस को 1 से 2 सीट मिल सकती है, अन्य 0 से 3 मिलने का अनुमान है। आगे चलिए जरा, 50 से 82, 200 से 220। एजेंसी का कहना है कि टीएमसी का वोट शेयर 47 से 49% रह सकता है, बहुत बड़ा, पिछली बार से भी ज्यादा है ये, 47 से 49। वहीं भाजपा का वोट शेयर 37 से 39% रहने का अनुमान है। लेफ्ट का 6 से 8% और कांग्रेस का 3 से 5% वोट शेयर रह सकता है। अन्य के मामले में यह आंकड़ा 2 से 4% पर जा सकता है। आगे चलिए, बहुत, क्योंकि ये बड़ा डिटेल्ड है, इसमें सीट वाइज हॉट सीटों का भी ये लेकर के आए हैं। भवानीपुर और नंदीग्राम सबसे हॉट सीट है, तो 2 का बता ही दें। ये पश्चिम बंगाल की 2 सबसे हाई प्रोफाइल सीटें मानी जा रही हैं। एक और जहां भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी
के बीच मुकाबला है, वहीं नंदीग्राम में अधिकारी का मुकाबला टीएमसी प्रत्याशी पवित्र कर से है। ये पिछली बार नंदीग्राम में ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हराया था। इस बार ये पवित्र कर, जो पिछली चुनाव में शुभेंदु अधिकारी के सेनापति थे पवित्र कर, वो इस बार ममता बनर्जी के साथ हैं और उससे लड़ रहे हैं चुनाव। खास बात है कि नंदीग्राम में ही 2021 में अधिकारी ने ममता बनर्जी को बहुत मामूली अंतर से मात दी थी। पोल आईक्यू के एग्जिट पोल का कहना है कि नंदीग्राम में अधिकारी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। यहाँ कांग्रेस के दीपशिखा भौमिक, लेफ्ट ने अभिजीत बंदोपाध्याय को मैदान में उतारा है। वहीं भवानीपुर में सीएम ममता बनर्जी की जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ कांग्रेस के टिकट पर प्रदीप प्रसाद और लेफ्ट की तरफ से श्रीजीव विश्वास मैदान में है। यानी भवानीपुर में इसमें आया है कि ममता बनर्जी जीत रही हैं, शुभेंदु को हरा रही हैं, और नंदीग्राम में फिर से शुभेंदु रिपीट कर सकते हैं। ये पोल आईक्यू में है। सबसे लेटेस्ट, सबसे मतलब आखिरी एग्जिट पोल मुझे लगता है यही है। इसके बाद कोई आएगा तो मतलब मुझे अब उम्मीद नहीं कोई आएगा। सबसे आखिरी है, सबसे बहुत टाइम लगाया है इसमें। भाऊ, इस एग्जिट पोल में मैं इसीलिए कहा कि इसको दिखाने को ये थी क्योंकि जब मैंने प्रदीप गुप्ता के डर वाले फैक्टर को निकाला तो मैं कहा भाई इसमें तो डर वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर तो ममता जिंदाबाद है, यहाँ तो कोई डरा ही नहीं होगा बताने में। ममता का डर क्यों जब ममता को वोट दिया था। ये आंकड़े ममता वाले एग्जिट पोल के आंकड़े से मैच करते दिख रहे हैं। देखिए आशीष, मैं तो कह रहा हूं कि जो एग्जिट पोल है, जो लोगों ने मतदान किया है वो ममता के फेवर में किया होगा, ऐसा अंडरटोन दिखता है, अंडरकरंट दिखता है। लेकिन फिर मैं बार बार इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं कि 29 तारीख के मतपेटियां ब्लॉक होने के बाद 4 तारीख को मतपेटी निकालने तक जो खेल होगा, उसी खेल में बहुत सारा खेल हो जाता है, उसी में नतीजे बदल जाते हैं। ये हमने बिहार में भली भांति जानते हुए देखे। इतना कुछ करने के बाद यदि मैसेज ये है कि ममता जीत रही है, तो फिर इन 4 दिनों में क्या होगा, किस हद तक जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव के पूरे प्रक्रिया में किस हद तक नीचे गिरा है चुनाव आयोग, किस हद तक न्यायपालिका ने आंखें बंद कर दी, किस हद तक एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ। इतना होने के बावजूद यदि हाथ से बाजी जाती है तो ये 4 दिनों में कितने हद तक और नीचे गिर सकते हैं, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते, मैं नहीं लगा सकता। इसीलिए ममता को ये 4 दिन उस 40 दिन से ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। इसलिए रात को उठ के ममता गई है। एक स्ट्रांग रूम खोला तो ये हंगामा हो गया। अब कई स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी ही बंद हो जाएंगे टेक्निकली, तो आप क्या कर सकते हैं, जो बिहार में करीब करीब हर जगह होता। आपको खबरें आई थी और हमने उस पर शो भी किए थे। हो गया टेक्निकल ग्लिच, करंट चला गया, लाइट चली गई, अब सीसीटीवी 15 मिनट के लिए बंद हो गया, फिर आ गया। देखो ना, होता है टेक्निकली, नहीं होता क्या? उसी 15 मिनट में क्या खेल हो जाए कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि हर स्ट्रांग रूम ये छावनी बन चुका है पैरामिलिट्री फोर्स का। वहां सिर्फ एसएस सत्ता पक्ष को है, केंद्र की सत्ता पक्ष को, विपक्ष को नहीं। विपक्ष मूक दर्शक बन के रहने की सब कुछ नहीं कर सकता। एक अपडेट भी मैं दे दूं इस कार्यक्रम में। अपडेट है मतगणना से जुड़ा हुआ। मतगणना में जो पर्यवेक्षक, जो काउंटिंग के लिए लगाए जाते हैं पर्यवेक्षक, वहां पर बंगाल के कर्मचारियों के बजाय सेंट्रल केंद्रीय कर्मचारियों को और सार्वजनिक उपक्रम के जो पीएसयूज होते हैं उसके कर्मचारी अधिकारी जो है वो बंगाल में तैनात किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जो है एक पिटीशन थी टीएमसी की तरफ से। कल्याण बनर्जी उस मामले को लेकर गए हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया, टीएमसी की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि वो अधिकार है, वो उनको लगाएं जिसको भी लगाना चाहें। तो केंद्र मतलब
अब जो काउंटिंग में पर्यवेक्षक होंगे, जैसे अभी आपने पर्यवेक्षकों को देखा था, अजय पाल शर्मा जैसे पर्यवेक्षक, देखिए मतदाता बाहर से ले जाते हैं, हाँ, सिक्योरिटी के लिए बाहर से लोग लेके जाते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर बाहर से, माइक्रो ऑब्जर्वर बाहर से आते हैं, पुलिस ऑब्जर्वर बाहर से आते हैं, सारे प्रचारक बाहर से आते हैं, स्टार प्रचारक। मतदाता तो मैंने पहले बोल दिया बाहर से आते हैं। जो ममता ने सबसे पहले ही पकड़ा था हरियाणा के कैसे मतदाता वहां रजिस्टर हुए हैं। अब पोलिंग एजेंट भी बाहर से आएंगे, और जो पोलिंग सॉरी काउंटिंग बूथ पे जो लोग बैठते हैं वो भी बाहर से आएंगे। तो ये अपमान है बंगालियों का। बंगाल के कर्मचारियों पे भी यदि विश्वास नहीं है, और यदि आप मानते हैं कि बंगाल के कर्मचारी ममता के साथ, बंगाल की पुलिस फोर्स ममता के साथ, बंगाल के मतदाता ममता के साथ, तो फिर उनको सत्ता में आने से रोकने वाले आप कौन? तो फिर जितनी डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां के क्यों अधिकारियों नहीं बदले जाते? सिर्फ विपक्ष को क्यों? अगली बार जहां भी चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, कर्नाटक और केरल से लोग बुलाइए, उनसे करवाइए, एक नया प्लानिंग चालू कर दीजिए। सिर्फ बंगाल में ही माइक्रो ऑब्जर्वर, सिर्फ बंगाल में माइक्रो ऑब्जर्वर, सिर्फ बंगाल में स्पेशल ऑब्जर्वर, सिर्फ बंगाल में ट्रिब्यूनल, सिर्फ बंगाल में डिफॉल्टर की लिस्ट, सिर्फ बंगाल में मत गिनती के लिए बाहर से लोग बंगाल से। क्यों भाई? बंगाल इस देश का हिस्सा नहीं है कि सारे बंगाली फ्रॉड घोषित कर दिया आपने? ये बंगाल के आम मतदाताओं पे अविश्वास है, आप बंगाली का अपमान है, ये बंगाल के जनता के मुंह पे कालिक पोत रहे हैं इतना अविश्वास दिखा के। ये देखिए, यही तो हुनर है। इस हुनर को कौन जो है मात दे पाएगा? जाटों का अपमान करके हरियाणा पर राज कर रहे, मराठियों का अपमान करके महाराष्ट्र पे राज कर रहे, मराठों को डंडे से पीट पीट कर आप ये कर रहे हैं, ब्राह्मणों को पीट करके यूपी में सत्ता में है। अब यूपी में आपने कहा ना कि यूपी में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका से बुला के करवाओ, वो छोड़ दो आप। यूपी में यूपी के कर्मचारियों में जाति देखी जाती है। कितने बार अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, यादव और मुस्लिम जो 12 बाई इलेक्शन हुए थे उसमें यादवों को हटाया नहीं गया था अपॉइंटमेंट होने के बाद। यादव मुस्लिम सबको, यादव और मुस्लिम उनको चुनावी प्रक्रिया से दूर कर देते हैं। चुनावी प्रक्रिया में जो भी ड्यूटीज दूर कर देते हैं। तो अपने घर में सब ये सब जब ये करते हैं, नहीं तो अगली बार तो चुनाव आयोग ने आदेश ही निकालना चाहिए, संघ के शाखा से जो स्वयंसेवक आएंगे उनको ही उपयोग किया जाएगा, वही माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे, वही ऑब्जर्वर होंगे, वही मतदाता की गिनती भी वही करेंगे, स्ट्रांग रूम के इंचार्ज भी वही होंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक लेटर लिखना चाहिए कि ये देश का एक बहुत बड़ा पर्व है, उत्सव है, लोकतंत्र का उत्सव है, उसमें भागीदारी कीजिए, स्वयंसेवक दीजिए अपने। यही करवाएंगे। इससे अच्छा भागवत को ही ज्ञानेश की जगह बिठा दिया जाए। नहीं, भागवत को ज्ञानेश की जगह नहीं बिठाएंगे। हाँ, इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे। ना। हाँ, भागवत कहीं बाई चांस, भागवत को जेड कैटेगरी सुरक्षा दी इसलिए है। क्या भागवत को भाई कौन सा अपराध किया भागवत ने, या किसने भागवत को धमकी दी? भागवत के मूवमेंट पे नजर रखने के लिए ये तो शरद पवार थे जो इंटेलिजेंट थे। उनने कहा कि ना, आपको लगता है मेरी को थ्रेट परसेप्शन है, मेरे को चिंता नहीं, मेरे लोगों से, मुझे इस देश के लोगों से मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं तो सिंपल लॉजिक, हेडगेवार से लेकर के और सुदर्शन तक किसी कभी कोई खरोच भी लगी क्या? और किसी बात है कि जब विपक्ष, जब कांग्रेस की सरकारें थी वही कर रहे हैं। हाँ, तब जाके इनको थ्रेट नहीं था, और बीजेपी की सरकार में इनको थ्रेट है। अंग्रेजों के जमाने से और कांग्रेस की सरकारों तक
कभी थ्रेट नहीं रही। अंग्रेजों के जमाने में तो आशीष उनको थ्रेट होनी ही नहीं थी। नहीं थी। अंग्रेजों के जमाने में तो क्योंकि अंग्रेजों का ही एक वर्टिकल था, अंग्रेजी सत्ता का एक समर्थक गुट था संघ, जो अंग्रेजों के लिए मुखबिरी से लेकर तमाम चीजें करता था। अब जब कांग्रेस सत्ता में आई, संघ पे बैन भी लगाया, बैन भी उठाया गया, लेकिन कभी संघ चालक की कोई अब उस दिन संघ चालक क्या बोल रहे थे कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के लिए हम हमारे स्वयंसेवक भेजने को तैयार हैं। अरे बाबा, बाकी स्वयंसेवक छोड़, भारत पाक युद्ध अपनी सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक लगवा दे, भारत सरकार का पैसा खर्चा करवा रहा है जेड कैटेगरी। और ये हुआ इसीलिए है कि उसकी टोटली 24/7 निगरानी में रहे मोहन भागवत क्या करता है। और उसका आपने देखा, मोहन भागवत मतलब अब बीजेपी का प्रकोष्ठ हो गया है संघ। चलिए खैर, ये अभी अपडेट सब काउंटिंग के पहले भी मतलब ये कई क्या कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कोई नोटिस इशू किया है? नहीं, मैंने अभी आपको बताया, कोई ऐसा नहीं है। जो अभी लेटेस्ट अपडेट है, इसके बाद इस खबर में हम और अभी डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी मेरे पास, क्योंकि उसी बारे में मैं भी देख रहा हूं, बहुत सारे अपडेट्स आ रही हैं, बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी का मुझे मैसेज आया कि नहीं, मैं आपको पूरी खबर बता देता हूं जो अपडेट है, क्योंकि हालांकि गोदी मीडिया पर हम इस कार्यक्रम के बाद क्रॉस चेक भी करेंगे। गोदी मीडिया के खबरों पर बहुत ज्यादा नहीं यकीन कर सकते, क्योंकि हो सकता है खबर को पार्शियल छापते हो, लेकिन जो खबर है हिंदुस्तान में छपी हुई खबर मैं आपको बता दूं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय कर्मियों को नियुक्त करने के निर्वाचन आयोग के निर्देश को चुनौती दी गई। इसको खारिज किया। तो फिर खारिज करने के बाद जस्टिस कृष्ण राव ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मियों की जगह केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रम के कर्मियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने के निर्वाचन आयोग के फैसले में कोई गैर कानूनी बात नहीं है। ये बिल्कुल साफ साफ है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसीलिए अब हमको दीजिए इजाजत, क्योंकि हम खबर जैसे ही आती है उसकी ऑथेंटिसिटी और सब चेक करके, अफवाह फैलाने से कोई मतलब नहीं है। इस देश की अदालतों के बारे में अफवाह फैला के कि नोटिस, इससे व्यू आते हैं। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाने लायक है क्या? चुनौती देता हूं, सुप्रीम कोर्ट किसी सीधे मामले में फटकार लगाएगी उस दिन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाएगी उस दिन सुप्रीम कोर्ट को कितनी फटकार पड़ेगी ये जानते हैं वो। मतलब आज तक सुप्रीम कोर्ट उस मामले में, मतलब आप समझ लीजिए कि इसी मामले को आज बहुत बड़ी खबर है कि जमानत मिल गई है पवन खेड़ा को। इतना तक हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि चलो पवन खेड़ा जमानत दो, थोड़ा बहुत लोगों को लगे। उसी से एकदम कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इसी में वो भी जमानत आउटराइट नहीं थी। जमानत का फैसला रोक के रखा कुछ दिन। बहुत सलते भी हैं, विदेश नहीं जा सकते, ऐसा लग रहा है कि वो अपराधी है, आतंकी है, मनी लॉन्ड्रिंग किया है। यहाँ पे विजय माल्या और चौकसी विदेश चले गए, विदेश नहीं जाओगे, थाने जाओगे, यहाँ जाओगे, वहां जाओगे। इसी में अब थंबनेल लिख करके झटका, मोदी, शाह, हिमंता बिस्वा शर्मा चले गए, सरकार से बाहर हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। हम लिख दें, लोगों को मजा आएगा, अरे यार सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बहुत सोच समझ के बताना है। धन्यवाद हमें जो दर्शकों को जो हमारे साथ बने हुए हैं। इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद।